जो आधी जमी है वो आधा आसमां भी मांगे। लोकतंत्र में अब नारी अपनी पहचान मांगे। दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों निबंध वाले सेक्शन में आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये लोकतंत्र में एक नई सुबह। अब देखिए यह टॉपिक आपकी एग्जाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो देखिए इसका रीजन तलाशते हैं। पहला, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस चीज की बात करती है? भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात करती है और सबसे बड़ा भारतीय लोकतंत्र में ना यह एक ऐतिहासिक कदम है। इसलिए यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक साबित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। देखिए किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखने के पहले उस टॉपिक के अर्थ को ना बखूबी समझ लीजिएगा, तभी आप सही डायरेक्शन में निबंध को लिख पाएंगे। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, भारतीय लोकतंत्र में एक नई सुबह, क्योंकि थोड़ा सा शब्द चेंज होगा तो उसका डायमेंशन भी चेंज हो जाता है। इसीलिए जो निबंध का टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग आप निबंध लिखने का प्रयास करिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं, जहां पर आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए शुरू करने के पहले एक चीज आप समझ लीजिए, थोड़ा सा फैक्चुअल, कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है। देखिए यह अधिनियम ना महिलाओं को सांसद विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के लिए बात करता है और इसका उद्देश्य क्या है? महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाकर लोकतंत्र को ना बहुत ही ज़्यादा मतलब समावेशी बनाना। और आप देखेंगे कि इसे 128वें संविधान संशोधन के रूप में 2023 में पारित किया गया। आप इसका फैक्चुअल नॉलेज थोड़ा बहुत आपको हो गया। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं निबंध को। अब देखिए निबंध वही कुछ अच्छे लाइन से आप शुरू करेंगे, या तो आप किसी कविता को लाइन ले लीजिए, चाहे किसी महान व्यक्ति की सेंटेंस से शुरू करें, चाहे कोई स्टोरी से, मतलब किसी भी चीज़ से आप शुरू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नारी कोई शरीर नहीं, वह सृष्टि की चेतना है। जिस घर समाज या शासन में उसकी दृष्टि नहीं, वहाँ केवल ढांचा बचता है, आत्मा नहीं। दोस्तों महिलाएं केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि वह ना संवेदना, सृजन और ऊर्जा का ना प्रतीक मानी जाती है। कहते हैं ना कि जिस समाज या शासन में या कहीं भी घर में भी अगर उसकी सोच या दृष्टि नहीं हो तो वह ना खाली ढांचे की तरह होता है। अर्थात आप इसे कह सकते हैं कि बिना आत्मा बिना जीवन के वह सिर्फ एक ढांचा की तरह। अब फिर आप पैरा चेंज करेंगे और बताएंगे कि भारतीय लोकतंत्र जिसकी आत्मा समानता और भागीदारी है तब अधूरी लगती है जब देश की आधी आबादी महिलाएं निर्णय की प्रक्रिया में मतलब बराबरी से शामिल नहीं होती। अब देखिए जब कोई देश बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक हो, लेकिन लोकतांत्रिक होने का मतलब क्या होता है कि वह ना पूरी तरीके से समावेशी लोकतंत्र हो। मतलब जब देश की आधी आबादी यानी महिलाएं नीति निर्माण की प्रक्रिया में जब शामिल नहीं होती, तब लोकतंत्र का जो मूल्य है समानता और सहभागिता, उस मूल्य से ना काफ़ी पीछे छूट जाती है। और इसी मूल्य को ना जोड़ने के लिए मतलब क्या बोलते हैं, हमारे सांसद में इस अधिनियम को मतलब पेश किया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इसके माध्यम से इसी चीज़ को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर आप लिखेंगे कि वर्षों बीत गए पर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित ही रहा। लोकतंत्र को सही मायने में समावेशी तभी कहा जा सकता है जब इसमें हर वर्ग की आवाज़ प्रतिनिधित्व पाए। अर्थात आप लोकतंत्र को समावेशी कब कह सकते हैं? जब हर वर्ग, हर महिला, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मतलब सारे वर्ग को ना इसमें बराबर भागीदारी मिले, मतलब उनको सुनने और निर्णय लेने का ना अधिकार मिले, तभी आप देखेंगे ना कि लोकतंत्र ना सही मायने में समावेशी कहलाएगा। क्योंकि बिना सबके भागीदारी लोकतंत्र ना एक प्रकार से अधूरा लोकतंत्र के रूप में माना जाएगा। और यह आवाज़ महिलाओं की आज भी कमज़ोर है। आप जब भारतीय मतलब क्या बोलते हैं सांसद या विधानसभा का जब मतलब आप देखेंगे कि कितने महिलाओं की संख्या है, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे मतलब उनकी आवाज़ आज भी कमज़ोर है। और इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ना इस अधिनियम को लाया गया। चलिए फिर पैरा चेंज करके आप क्या लिखेंगे कि इसी अपूर्णता को दूर करने की दिशा में 2023 में भारत सरकार ने 128वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। यह कानून केवल एक संख्या नहीं जोड़ता, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा में एक नई चेतना भरता है। अर्थात इसका मतलब क्या है? अब देखिए महिलाओं को लंबे समय से ना इसकी प्रतीक्षा थी, लेकिन वह प्रतीक्षा ना 2023 में एक ऐतिहासिक संशोधन
के माध्यम से उसका जरूर पूरा हुआ। भले ही यह 2029 में लागू होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह आशा का किरण तो जरूर मतलब उनके अंदर जगा दी है। मतलब महिलाओं को 33% आरक्षण की जो यह व्यवस्था करता है, कहीं ना कहीं यह नारी को ना सशक्तिकरण की तरफ ले जाने का काम करता है। अर्थात वह चेतना जो महिलाओं के दृष्टिकोण, अनुभव और संवेदनाओं और नीतियों को स्थान देने का काम करती है। अब देखिए, आप इस अधिनियम के माध्यम से आप यह मत सोचिए कि सिर्फ महिलाओं की ना एक संख्या बढ़ाने का काम कर रहा है, बल्कि यह महिलाओं को ना सम्मान, अवसर और निर्णय लेने की ना शक्ति देने का काम करेगा। और कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र को कानूनी रूप से मजबूत नहीं बनाना है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को न संवेदनशील और न्यायपूर्ण बनाना है। और यह कब होगा? जब हमारे देश की आधी आबादी को उनकी संख्या, उनका स्थान प्राप्त होगा। फिर आप लिखेंगे कि सुनाई तो दी गई पर सुनी नहीं गई थी अब तक, अब उसकी चुप्पी नहीं, उसकी उपस्थिति बोलेगी। अब देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, महिलाएं समाज में दिखती रही मतलब, पर देखेंगे कि उनके विचार, उनके समस्याएं और उनके निर्णय को ना, बात को कभी भी बेहतर तरीके से ना, गंभीरता से नहीं सुना गया। अब कहेंगे कि इसका प्रमाण क्या है? सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि जब लोकतंत्र में उनकी संख्या के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, इससे बड़ा प्रमाण आप क्या खोजेंगे? आप उनको अपनी जगह तो मिलना ही चाहिए ना, क्योंकि समानता का अधिकार तो सबके लिए बराबर है। तो अब जब यह अधिनियम पारित हो जाएगा, तब उनकी जो चुप्पी है ना, उनकी उपस्थिति वहाँ बोलेगी। और यह अधिनियम उनकी चुप्पी को ना आवाज़ देने का काम करेगा, मतलब उनको ताकत देने का काम करेगा। होना तो चाहिए 50%, भले ही 33% आरक्षण और 20% राजनीतिक दल अपने मन से उनको टिकट देते हैं, तो 50% होना चाहिए। हम देखेंगे आगे कि किन किन देशों में ना 50% से भी ज़्यादा महिलाओं की सहभागिता है, बट उसको आगे देखेंगे। फिर पैरा चेंज करके आप लिखेंगे कि इस अधिनियम के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं भी शामिल है। देखिए, अब 33% जो आरक्षण देने की जो बात की गई है, उसमें ना सभी को मतलब शामिल करने का मतलब प्रयास किया गया है। मतलब सभी वर्ग की महिलाओं को, मतलब SC, ST, पिछड़े वर्ग, मतलब सभी को मिलाकर ना 33% उनको आरक्षण देने का मतलब प्रावधान किया गया है। अब देखिए, यह प्रावधान न केवल प्रतिनिधित्व में संतुलन लाएगा, बल्कि नीति निर्माण को मानवीयता, करुणा और व्यवहारिकता से भी जोड़ देगा। अब कैसे करुणा और व्यवहारिक बनाएगा मतलब यह अधिनियम? तो देखिए, जब महिलाएं जब डिसीजन लेती है ना, देखिए पुरुष और महिला दोनों जब डिसीजन लेते हैं ना, तब महिला को ना आप देखेंगे ना कि उनमें ना ज़्यादा करुणा, ज़्यादा व्यवहारिक सोच और ज़्यादा मानवीयता होती है। और यह हम नहीं, यह मनोविज्ञान बताता है कि मनोविज्ञान मतलब यह बताता है कि एक पुरुष की अपेक्षा ना महिलाओं के अंदर ना इमोशंस, मतलब उनके अंदर संवेदना ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि जब दृष्टिकोण बदलता है, तब निर्णय की दिशा भी बदल जाती है। मतलब जब महिलाएं अपना जगह पालेगी, अपना स्थान पालेगी, तो कहीं ना कहीं जो हमारी लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है, उसकी दिशा भी बदलेगी। और उसकी दिशा क्या होगी? समावेशी दृष्टिकोण की दिशा होगी। चलिए, अब पैरा चेंज करके फिर नेक्स्ट बात लिखते हैं। अब देखिए, फिर आप लिखेंगे कि यह बात केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं है, हमने इसका अनुभव पंचायतों में देखा है, जहां महिलाओं को वहां 33 से 50% आरक्षण मिला। देखिए, इस चीज़ को समझिए, शुरू में 33% ही महिलाओं का आरक्षण था, लेकिन आज देखेंगे अधिकांश राज्यों में, मुझे जहां तक याद है 20+ मतलब 50% आरक्षण लगभग हो गया है। आप इसको चेक कर लीजिएगा। और तब उन्होंने शासन को, तब आप लिखेंगे, तब उन्होंने शासन की संवेदनशीलता और जमीनी समझ से जोड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि नेतृत्व की शक्ति लिंग पर नहीं, सोच पर डिपेंड करती है। अब देखिए कैसे? अब देखिए, पंचायतों में जब महिलाओं को जब मतलब स्थान मिला, तो उन्होंने क्या किया? आप देखेंगे कि उन्होंने शराबबंदी, शिक्षा, स्वच्छता, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को ना बड़े पैमाने पर उठाने का काम किया। और इसका सबसे बड़ा जो लाभ हुआ ना, जो शासन प्रणाली है ना, वो नीचे से ऊपर की ओर मतलब बना, मतलब नीचे से ऊपर की ओर ना इसका जुड़ाव मतलब बना। और यह लोकतंत्र के लिए ना बहुत ही मतलब बेहतर मतलब बात है। अब देखिए, अब एक लाइन यहाँ पे है कि नेतृत्व सोच पर नहीं, मतलब कहने का मतलब नेतृत्व शक्ति लिंग पर नहीं, बल्कि यह सोच पर डिपेंड करती है। कहने का तात्पर्य है कि देखिए, नेता बनने का गुण सिर्फ पुरुष का ही नहीं होता है। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि आपकी सोच कैसा है, आपका निर्णय लेने की क्षमता कैसे है। मतलब यह लिंग पे डिपेंड नहीं करता, यह आपकी ना थॉट पे डिपेंड करता है। और यही सोच अब संसद तक पहुँचे, यही इस अधिनियम का सार है। अब फिर आप बताएंगे
कि जब तलवार उठाई इतिहास बना, जब बानी उठाई समाज बदला। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। देखिए महिलाएं जब लड़ी, जैसे एग्जाम्पल में आप रानी लक्ष्मीबाई को ले लीजिए, मतलब जैसे वीरांगना भी मतलब देखने को मिला, एक इतिहास इन्होंने बनाने का काम किया। लेकिन जब बोली तो समाज में मतलब ना बदलाव लाने का काम किया। अर्थात नारी की हर भूमिका ना एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वह योद्धा के रूप में हो, चाहे विचारक के रूप में हो, दोनों के रूप में उन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया है। और फिर पैरा चेंज करके आप लिखेंगे कि भारत का इतिहास महिलाओं के नेतृत्व से अनजान नहीं रहा है। प्राचीन काल की गार्गी मैत्रेयी से लेकर झांसी की रानी इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, द्रौपदी मुर्मू तक नारी ने ज्ञान, शक्ति और प्रशासन का हर क्षेत्र में अपना सामर्थ्य सिद्ध किया है। अर्थात इसका मतलब क्या है। अब देखिए भारत के इतिहास के ना पन्नों में थोड़ा आप झांकने का प्रयास करिए, तब आपको पता चलेगा कि वैसी भी महिलाएं हुई जो मतलब ना इतिहास को बदलने का मतलब मद्दा रखती थी। जैसे कि आप चले जाइए, जैसे कि झांसी की रानी को ही ले लीजिए, अहिल्याबाई होलकर को ले लीजिए, आप जो हमारे राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू को ले लीजिए। मतलब ये इन महिलाओं ने क्या किया, कहीं ना कहीं मतलब समाज को बदलने का, मतलब एक समाज को दिशा देने का भी उन्होंने काम किया। मतलब हर क्षेत्र में अपनी योग्यता से ना सामर्थ्य को सिद्ध करने का प्रयास किया। और ये इनकी योगदान को ना आज भी इतिहास ना याद कर रहा है, और आने वाले समय भी ना इनकी कार्यों को याद रखेगा। लेकिन इन उदाहरणों को अपवाद नहीं, परंपरा बनाना अब समय की मांग है, ताकि नारी नेतृत्व देश के हर निर्णय का हिस्सा बने। अब देखिए आप इसको ना सिर्फ अपवाद के रूप में मत लीजिए, हमें ना इसको परंपरा मतलब इसको ना लगातार मतलब जारी रखना है। मतलब महिलाओं को ना एक शब्दों में कहें तो महिलाओं को ना उनकी स्थान देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यह भारत का संविधान उनको समानता के स्तर पर देने की बात करता भी है, और उनको मिलना चाहिए। फिर पैरा आप चेंज करेंगे और लिखेंगे कि जहां भारत, अब देखिए थोड़ा सा अलग परिप्रेक्ष्य में ले जाएंगे, जहां भारत वैश्विक मंच पर लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और तकनीक में नेतृत्व करना चाहता है, वहीं उसे यह भी देखना होगा कि रवांडा में महिला सांसदों की भागीदारी आप देखेंगे 61%, फिनलैंड में 47% और स्वीडन में 40% है। इन देशों में शासन अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और समावेशी माना जाता है। अब देखिए आप इनको ना थोड़ा सा आप तुलना करिए, हमारे मतलब भारत के मतलब समानांतर इन देशों को देखिए। रवांडा कोई ज़्यादा विकसित कंट्री नहीं है, आप फिनलैंड को चल लीजिए, मतलब वेस्टर्न कंट्री है तो डेवलप है स्वीडन। लेकिन ऐसे देशों में भी आप देखेंगे ना कि महिलाओं की भागीदारी कितना है, लगभग 40 से 60% है, मतलब 60% तक है। जबकि आप भारत में आप देखिए अभी भी 15.2% अर्थात 15% के मतलब आसपास है। इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए भले ही मतलब हमने कानून बनाकर ऐसा प्रावधान नहीं किया कि लोकतंत्र में मतलब महिलाओं की आबादी मतलब आधा होना चाहिए, मतलब सांसद या विधानसभा में, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना भारत के जो राजनीतिक दल हैं उनके अंदर भी ना इच्छा शक्ति का अभाव है, उनके अंदर ना जागरूकता का अभाव है। वो टिकट वितरण में ना महिलाओं को नेतृत्व बढ़ावा देना चाहते ही नहीं। उनको ना सीख लेना चाहिए इन देशों से, और सीख करना मतलब हमारी आधी आबादी को स्थान देने का जरूर प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाकर हम लोकतंत्र को ना और भी ज़्यादा समावेशी, सशक्त और मजबूत बना सकते हैं, और इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और कुछ आप आंकड़े से ना इसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्या देंगे आप कि संयुक्त राष्ट्र की 2024 की रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि महिला नेतृत्व सतत और समावेशी विकास की नींव है, अतः भारत को भी इस दिशा में निर्णायक कदम उठाने होंगे। अब देखिए महिला नेतृत्व सतत और समावेशी मतलब विकास की नींव कैसे है, तो देखिए महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण जैसे मुद्दे को देखेंगे ना, वो पहली प्राथमिकता पे रखती है, और वह ना इसको प्राथमिकता देने का काम करती है। आप देखेंगे कि उनका नेतृत्व जो है ना वो दीर्घकालिक, संवेदनशील और समावेशी प्रकार का होता है। मतलब ना वो ज़्यादा करुणामय दृष्टिकोण से मतलब चीज़ों को ना देखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वे सिर्फ विकास नहीं बल्कि सतत विकास का मतलब मार्ग तय करने में भी अपना अहम योगदान देगी। फिर लिखेंगे ताकि लोकतंत्र केवल सबसे बड़ा नहीं बल्कि सबसे बेहतर भी बन सके। अर्थात जब महिलाओं को जब मतलब भागीदार बनाएंगे तो वह विकास के साथ साथ सतत विकास का भी मार्ग प्रशस्त करेगी। इससे लोकतंत्र क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतर, बहुत ही ज़्यादा सशक्त बनकर एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, मतलब गांधी जी जिस लोकतंत्र की बात करते थे, मतलब जिस शासन व्यवस्था की बात करते थे, वह शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी। और फिर पैरा आप चेंज करेंगे और लिखेंगे
कि यह अधिनियम केवल राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 39 मूल्यों की पुनर्पुष्टि है। अब देखिए कैसे, देखिए अनुच्छेद 14 किसकी बात करता है, समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 किसकी बात करता है, लिंग आधारित भेदभाव से मुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 39 किसकी बात करता है, महिलाओं को समान मतलब समान अवसर देने की बात करता है। अर्थात नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, इन्हीं संवैधानिक मूल्यों को ना एक प्रकार से जीवंत करने का काम करेगी। जीवंत कहने का मतलब ना उनको एक प्रकार से लागू करके ना उनको अधिकार देने का काम करेगी। फिर आप लिखेंगे कि यह हमें स्मरण कराता है कि यदि महिलाएं केवल नीति की प्रयोक्ता बनी रही और उसकी दृष्टि नीति निर्माण में नहीं आई तो कोई भी लोकतंत्र पूर्ण नहीं हो सकता। अर्थात लोकतंत्र का सार क्या है, मतलब सभी लोगों के ना समान भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन जब देश की आधी आबादी को ही आप भागीदारी नहीं देंगे, उनको निर्णय लेने में आप सहभागी नहीं बनाएंगे, तो वह कैसा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र का ना ज़्यादा मायने नहीं रखता। शब्दों के आधार पर अर्थात किताब के पन्नों में भले ही वह लोकतंत्र बहुत सुंदर दिखता हो, लेकिन आप आधी आबादी को जब उस प्रक्रिया में शामिल नहीं करेंगे तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से वह लोकतंत्र सही मायने में लोकतंत्र नहीं होगा, बल्कि वह भ्रम पैदा करेगा। और आप उसे एक शब्दों में मैं कहूँगा तो नहीं, लेकिन आप इसे भ्रम से युक्त लोकतंत्र कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप। तो संपूर्ण लोकतंत्र के लिए महिलाएं भी निर्णय की मेज पर आए और निर्णय प्रक्रिया में ना अपनी भागीदारी निभाकर इस लोकतंत्र को ना सच्चे और व्यवहारिक लोकतंत्र बनाने का मतलब काम करे। और यह अधिनियम, फिर आप लिखेंगे यह अधिनियम संविधान की आत्मा, समानता, सामाजिक न्याय और समावेशिता को वास्तविक रूप देने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। अर्थात जो यह अधिनियम लाया गया है कहीं ना कहीं महिलाओं को भागीदारी देकर और उनकी मतलब एक प्रकार से उनको अवसर देकर मतलब निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने का एक प्रकार से निर्णायक कदम मतलब है। और आने वाले समय में जब यह लागू हो जाएगा 100% अर्थात 2029 से, तो यह ना देखने को आपको मिलेगा। फिर आप लिखेंगे कि पैरा चेंज करके, साथ ही नारी नेतृत्व का आर्थिक प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट आप किसी चीज़ का बता दीजिए, चाहे कुछ मतलब फैक्चुअल तथ्य। विश्व बैंक की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत कार्यस्थलों और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करे तो जीडीपी में लगभग $770 बिलियन की वृद्धि होगी। यह कौन बोला है, यह विश्व बैंक 2023 का रिपोर्ट बता रहा है कि आप अपनी आधी आबादी को यदि निर्णय प्रक्रिया में मतलब भागीदार बना लेते हैं, उनके योगदान को मतलब आप मतलब पाते हैं, मतलब उनकी योगदान को न समाहित करते हैं, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है अर्थात भारत की, वो बहुत ही ऊंचाई तक मतलब पहुंच सकता है। अर्थात जीडीपी के लगभग 770 मतलब बिलियन डॉलर तक मतलब वृद्धि ला सकते हैं। तो क्यों नहीं हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि फायदा उठाना मतलब क्या बनता है, फायदा उठाना तो मतलब बहुत ही जरूरी है। क्योंकि भारत जैसे देश जो मतलब अभी विकास के मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है, उसे ज़्यादा मतलब लेवल पे विकास करने की ज़रूरत है। और जब विश्व बैंक रिपोर्ट यह बता रहा है कि आप अपनी आधी आबादी को मतलब शामिल कर लीजिए तो आप बहुत ज़्यादा विकास करेंगे, आपकी वृद्धि बहुत ज़्यादा संभव होगी। तो हमें इस प्रक्रिया को ना जरूर अपनाना चाहिए। फिर आप पैरा चेंज करके नीति आयोग की रिपोर्ट को थोड़ा इंगित करेंगे कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट यह इंगित करती है कि महिला प्रतिनिधित्व वाले स्थानीय निकायों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावी कार्य किया है। अब देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट ना इस बात को इंगित करती है महिलाओं के प्रति कि महिलाओं मतलब जब पंचायतों में मतलब क्या की, अब देखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में ना उनके द्वारा ना बेहतर कार्य किया गया है। अर्थात आप देखेंगे महिलाओं ने जमीनी स्तर पर ना व्यवहारिक रूप से मतलब समाधान देने का काम किया है। मतलब वह दिखाता है कि उनका मतलब जो नेतृत्व करने का जो गुण है ना कहीं ना स्वाभाविकता को ना प्रदर्शित कर रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिला आरक्षण केवल सामाजिक समानता का नहीं बल्कि समावेशी और संवेदनशील विकास का आधार भी है। अर्थात महिलाओं को मतलब भागीदारी जरूर देने का प्रयास करना चाहिए और यह अधिनियम उसी की पूर्ति करने का प्रयास है। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि लेकिन इस परिवर्तन को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसके क्रियान्वयन को जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया है, जबकि परिसीमन 2026 तक स्थगित है। अगर यह अधिनियम 2029 तक अमल में नहीं लाया गया तो यह एक प्रतीकात्मक वादा बनकर रह जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, अब देखिए इस अधिनियम से मतलब यह स्पष्ट हो गया, मतलब बोल रहा है मतलब यह बता रहा है कि यह अधिनियम 2029 तक मतलब 29 के बाद अमल में लाएगा, मतलब परिसीमन होने के बाद।
तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि यह अधिनियम नवीन जनगणना मतलब जो नया जनगणना होगा और जो परिसीमन होगा उसके बाद लागू होगा। क्यों? क्योंकि सरकार का कहना है कि यह ना संवैधानिक प्रक्रिया के तहत 2029 से पहले इसको लागू नहीं किया जा सकता। और इस बात पर कहीं ना कहीं सरकार की ना आलोचना भी मतलब होती रही है, और आलोचना मतलब बहुत ज़्यादा सरकार को मतलब देखने को मिला भी है। वैसे तो होना चाहिए कि 2024 में जब चुनाव हुआ तो इस कानून को जब आप पारित कर दिए 2023 में, तो आप ना व्यवहारिक रूप से मतलब नैतिक रूप से ही आप महिलाओं को ना आप टिकट देने का काम करते हैं, तब आपकी इच्छा शक्ति ना एक प्रकार से प्रदर्शित होती। तब आपको देखने को मतलब मिलता है कि नहीं, आप सच में चाहते हैं कि महिलाओं का ना प्रतिनिधित्व हो। लेकिन आपने 2029 से पहले मतलब यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। आप देखिए इस चीज़ को ना कैसे मतलब लागू हो रहा है, मतलब कितने हद तक उनको फायदा मिल रहा है, यह भविष्य तय करेगा। आप फिर लिखेंगे पैरा चेंज करके कि 2024 के चुनाव में भी महिला उम्मीदवारों की संख्या केवल 12% और टिकट वितरण 10% से भी कम रहा, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को उजागर करता है। अब देखिए, एक तरफ आप बात करते हैं कि उनको 33% दे दिया जाए, 2023 में आपने पारित भी कर दिया और 2024 में आप चुनाव भी करा रहे हैं, लेकिन आप कितने उम्मीदवारों को बना रहे हैं, मतलब टिकट दे रहे हैं 12%, मतलब महिलाओं को उम्मीदवार बना रहे हैं, 10% को मतलब आप टिकट दे रहे हैं। तो मतलब यह क्या दर्शा रहा है कि आप ना अंदर से मजबूत नहीं है उनको मतलब एक प्रकार से स्थान देने के लिए। तो आप अपनी इच्छा शक्ति को ना बड़ा करिए और उनको ना उनका स्थान जरूर दीजिए, और होना चाहिए था 2024 में ही इसको करने की। बट चलिए, देर आए बट दुरुस्त आए, बेहतर होगा। फिर आप लिखेंगे कि वह नेतृत्व है जो आंखों में आंसू देखता है और शब्दों से नहीं संवेदना से फैसले लेता है। देखिए इसका अर्थ क्या है। देखिए, सच्चा नेतृत्व वही होता है जो केवल कानून या आंकड़ों के आधार पर डिसीजन नहीं लेता है, बल्कि मानवीय संवेदना को समझकर निर्णय लेने का काम करता है। और कहीं ना कहीं जब महिलाएं आएगी मतलब अपनी आधी संख्या में, चाहे उनका जब स्थान मतलब वो पाएगी, तो कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से फैसला लेने का जरूर काम करेगी। फिर आप पैरा चेंज करके लिखेंगे कि नारी नेतृत्व केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, वह सॉफ्ट पावर है जिसमें संवाद की शक्ति होती है और सेवा की भावना। जब कोई महिला नेतृत्व करती है तो वह केवल शासन नहीं चलाती, वह समाज से जुड़ती है। अब देखिए, सॉफ्ट पावर मतलब नारी नेतृत्व आंकड़ों का खेल नहीं, सॉफ्ट पावर। कैसे सॉफ्ट पावर? अर्थात महिलाएं ना संवाद, करुणा और सेवा की भावना से मतलब नेतृत्व करती है। आप देखिएगा ना कि महिलाओं के अंदर ना करुणा की भाव ज़्यादा होती है, उनके अंदर ना सेवा की भावना ज़्यादा होती है पुरुष की अपेक्षा। आप देखेंगे वो दबाव नहीं, दिशा देने का काम करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि उनका नेतृत्व समाज में सॉफ्ट पावर के रूप में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करता है। और फिर लिखेंगे कि ऐसी ही नेतृत्व शैली आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत है, जो टूटे को जोड़े और शासन को संवेदनशीलता से जोड़े। अर्थात जब महिला नेतृत्व में होती है तो वह केवल आदेश नहीं देती, वह सुनती है, समझती है, जोड़ती है। अर्थात वह शासन को ना संवेदनशीलता और करुणा और व्यवहारिकता से मतलब चलाने का मतलब काम करती है। और फिर आप पैरा चेंज करके लिखेंगे मतलब निष्कर्ष के रूप में कि निष्कर्षतः नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत को ऐसे मुकाम पर की ओर ले जाता है जहां लोकतंत्र केवल पुरुष प्रधान नहीं बल्कि समवेत और सहानुभूतिपूर्ण हो। अब देखिए, जब बॉडी पार्ट जब हम लिख लेंगे तो निष्कर्ष ना आपका बेहतर होना चाहिए। क्यों बेहतर होना चाहिए? क्योंकि लास्ट में आपका प्रभाव यदि ज़्यादा सकारात्मक पड़ गया तो नंबर भी आपका मतलब बेहतर आएगा। अब देखिए, यह अधिनियम कैसे मतलब एक प्रकार से मतलब समवेत और सहानुभूतिपूर्ण मतलब है। तो देखिए, लोकतंत्र में ना पुरुषों का आप देखेंगे पहले से दबदबा रहा है, लेकिन यह अधिनियम क्या करेगा, लोकतंत्र में ना सहभागिता को बढ़ाकर और सहानुभूतिपूर्ण समवेत सोच की ओर ले जाने का काम करेगा। अर्थात भारत को कहाँ ले जाएगा, समानता के नए युग में प्रवेश दिलाने का काम करेगा। और फिर बताएंगे कि यह नेतृत्व की परिभाषा को पुनर्परिभाषित करता है, अधिकार से सेवा की ओर, संख्या से संवेदना की ओर। अर्थात पहले नेतृत्व जहां सत्ता पाने का साधन माना जाता था, वहीं जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब पारित हो जाएगी और यह लागू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं सेवा, समझ और यह संवेदना को ना बड़े पैमाने पर जोड़ने का काम करेगा। आप फिर लिखेंगे, परंतु यह परिवर्तन तभी वास्तविक होगा जब इसे समयबद्ध, ईमानदार और पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाए। देखिए, किसी भी अधिनियम, किसी भी कानून के प्रति यदि आपकी दिल से इच्छा शक्ति नहीं होगी तो उसे लागू करने में ना कठिनाई पैदा होती है। लेकिन यदि आप सच में आप चाहते हैं कि वह दम यथार्थ स्थल पे
पूरी ईमानदारी के साथ लागू हो जाए तो आप अपने अंदर ना इच्छा शक्ति को लाना होगा, आपको अपने को मजबूत बनाना होगा और अपनी आधी आबादी को ना उनका स्थान जरूर देना होगा। और फिर आप लिखेंगे कि जिस दिन संसद में उनकी सोच बहने लगेगी वही दिन होगा जब लोकतंत्र मुस्कुराएगा। अर्थात इसका अर्थ क्या है? अर्थात महिलाओं की सोच जब संसद में जगह पाएगी तब कानूनों में करुणा, समझ और वास्तविकता का, व्यवहारिकता का, मतलब प्रेम का संचार होगा। जैसे शरीर में रक्त का संचार होता है ना, वैसे ही इन मूल्यों का ना संचार होगा। और वह दिन होगा जब भारत का लोकतंत्र सच्चे अर्थों में ना मुस्कुराने का काम करेगा, अर्थात सच्चे अर्थों में मुस्कुराएगा। यदि एक लाइन अर्थात 2-4 लाइनों में इसे एक प्रकार से पूरी चीज़ों को ना बांध दिया जाए तो जब अब वक्त आ गया है कि संसद की दीवारों में सिर्फ आवाज़ नहीं, संवेदना भी गूंजना चाहिए और यह अधिनियम इस चीज़ की पूर्ति जरूर करेगी। दोस्तों, हमने इस निबंध के टॉपिक को काफ़ी बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया। आप इसे जरूर एक बार बेहतर तरीके से देखकर समझने का प्रयास करेंगे। कुछ बताने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक पर मैंने एक शॉर्ट रिवीजन नोट्स भी तैयार किया है आपके लिए, जिसे कम टाइम में आप कर सकते हैं। देखिए, इसे भूमिका, न्याय से प्रतिनिधित्व की ओर, मैंने जितने डायमेंशन में लिखा था ना उस सारे डायमेंशन यहाँ शॉर्ट में आपको दिख जाएगा। आप इस डायमेंशन को याद कर लेंगे तो इस निबंध को लिख लेंगे। देखिए, भूमिका, न्याय से प्रतिनिधित्व की ओर, पंचायत से संसद तक नेतृत्व की यात्रा, इतिहास से वर्तमान तक नारी नेतृत्व की गरिमा, वैश्विक संदर्भ में भारत की दिशा। अब देखिए, संवैधानिक मूल्य और नैतिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण से महिला आरक्षण का प्रभाव, फिर क्रियान्वयन की चुनौती और राजनीतिक इच्छा शक्ति, फिर नारी नेतृत्व की सॉफ्ट पावर और फिर निष्कर्ष। अर्थात शॉर्ट में हमने लगभग सारे डायमेंशनों को आपको बता दिया है। यदि इसे 1 मिनट में पढ़ के भी पूरे निबंध को ना भाव समझ सकते हैं और इसके आधार पर ना पूरा निबंध को ना आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस निबंध को आप 1 या 2 बार बहुत अच्छे से देखकर पढ़ने का प्रयास करिएगा और आपके एग्जाम के लिए ना इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है और आप इसे इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे और आप इसे जरूर करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे और आप फीडबैक और कमेंट करके हमारी मनोबल को ना बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है तो हम और भी ज़्यादा इसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।